तुम्हारा आखिरी दिन है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए। बस यही ख्वाहिश है। ये तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तुम एक कैदी हो। क्यों नहीं हो सकती? अगर आप चाहे तो आप ही मुझसे शादी कर लें। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैडम, आप मान जाए तो आपका क्या जाएगा? ये तुम्हारी ख्वाहिश हरगिज पूरी नहीं हो सकती। मैं देखता हूं कैसे पूरी नहीं होती। बस एक बार, लेकिन आइंदा कभी मुझे मत कहना। आइंदा कभी नहीं कहूंगा। बस इस बार मान जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम सही नहीं कर रहे हो। आज तो मैं अपना काम करके ही छोड़ूंगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम मेरे साथ इस तरह सही नहीं कर रहे हो। प्लीज 1-2 मिनट सब्र कर जाओ। बस उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। फिर मुझे सजाए मौत हो जाएगी। जल्दी करो, कोई आ जाएगा। मैडम, कोशिश तो कर रहा हूं। प्लीज मुझे जाने दो। और एक बात याद रखना, किसी को मत बताना। कल उसने जो हरकत की, यानी मेरे साथ, पुलिस के साथ आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। आज जाके उसे देखती हूं। एक ऐसा कैदी जिसे अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी। जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी बात कह दी कि पूरी जेल में सनसनी मच गई। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी की अंतिम रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। मस्जिद में इसका ऐलान करा दीजिए। अगर कोई लड़की तैयार हो तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही पुलिसकर्मी आपस में नजरें मिलाने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या सच में उसकी यह अजीबोगरीब फरमाइश पूरी हो सकती थी? वो लड़की कौन होगी? और अगर किसी ने हामी भर भी दी तो उस रात क्या होने वाला था? गाइस, मेरा नाम नेहा राणा है। मैं 40 साल की एक सीनियर लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी पूरी उम्र अदालतों की बहसों, थानों की सख्ती और जेल की ठंडी दीवारों के बीच बीती है। मैंने अनगिनत चेहरे देखे हैं। कुछ कोमल और डरपोक, कुछ कठोर और निर्मम, कुछ ऐसे जो मासूम दिखते थे मगर भीतर से पत्थर जैसे थे। आदित्य मेहरा ने मुझे उलझन में डाल दिया था। वह बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा सुकून मानो सब कुछ समझ चुका हो और अब कुछ कहने की जरूरत ना हो। वह महज 19 साल का था। इतनी कम उम्र में मौत का इंतजार करना किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकता है। इतनी कम उम्र में मौत का इंतजार करना किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकता है। वो ज्यादा नहीं बोलता था, जैसे शब्द उसके पास हो मगर उन पर भरोसा ना रहा हो। कई बार मन किया उससे पूछूं, आदित्य, आखिर क्या किया था तुमने कि इतनी बड़ी सजा मिली? पर उसके चेहरे की खामोशी हमेशा मेरे सवालों को रोक देती थी। सालों की पुलिस सेवा ने मुझे सख्त बना दिया था, पर कैदी नंबर 302 के सामने मेरा दिल किसी अनजान नरमी में पिघल जाता। मैं जानती थी कि जेल के बंदियों से निजी रिश्ता रखना नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक सवाल बार बार उठता। क्या यह लड़का सचमुच अपराधी है या हालात का मारा हुआ कोई मासूम? उसी उधेड़बुन के बीच आज मुझे एक विशेष आदेश मिला। ऐसा आदेश जो न सिर्फ आदित्य की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि अगले कुछ दिनों में पूरी जेल की हवा बदल देने वाला था रहता है। लेकिन आज हर कोने में एक उदासी और खामोशी घुली थी। मैं जानती थी कि फांसी पाने वाले हर कैदी को अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करने का हक होता है, चाहे वह किसी खास भोजन की चाहत हो, किसी व्यक्ति से मुलाकात या कोई निजी अनुरोध। लेकिन आदित्य की तरह किसी ने अब तक ऐसी असामान्य ख्वाहिश नहीं जताई थी। जब वह अपनी मां से मिला तो वह दृश्य किसी का भी दिल हिला देता। उसकी मां उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तू निर्दोष है। मैंने तुझसे जो सुना है उस पर भरोसा है। उसकी बातों ने मुझे भीतर तक हिला दिया। सज्जा तय हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद अब भी बाकी थी कि कोई चमत्कार घटेगा। उसी दिन मुझे आदेश मिला कि मैं आदित्य से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछूं। मैंने सोचा वह अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहेगा या किसी खास जगह की मांग करेगा। लेकिन जब मैं उससे मिलने गई तो उसके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी, ना डर ना बेचैनी। मैंने शांत स्वर में पूछा, आदित्य, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? जो भी कहोगे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, एक ख्वाहिश है, लेकिन वादा कीजिए आप उसे पूरी करेंगी। मैंने कहा, यह हर कैदी का अधिकार है। तुम्हारी बात जरूर सुनी जाएगी। मुझे लगा
शायद वह किसी से मिलने की बात करेगा। लेकिन जब मैं उसे एएसपी अरविंद शेखावत के सामने ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बोलो बेटा, क्या चाहत है तुम्हारी, तो आदित्य के होठों से जो शब्द निकले उन्होंने पूरे कमरे को सन्न कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी मौत से पहले शादी करना चाहता हूं और अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। मैं एसपी साहब और बाकी अफसर हैरान रह गए। कुछ क्षण की खामोशी के बाद अरविंद शेखावत ने गंभीर लहजे में कहा, बेटा, शादी तो करवाई जा सकती है, लेकिन सोचो कौन लड़की ऐसा करेगी। सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद फांसी होनी है। तुम्हारे पास ना दौलत है ना रुतबा। कौन लड़की अपनी जिंदगी का एक दिन इस तरह दांव पर लगाएगी। आदित्य खामोश सुनता रहा। चेहरे पर वही अजीब सुकून कायम था। फिर धीरे से बोला, सर, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। एसपी शेखावत ने थोड़ा सख्त लहजा अपनाते हुए कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो, कुछ खाने की, किसी से मिलने की या किसी जगह जाने की। शादी का यह ख्याल छोड़ दो। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, सर, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी शादी खुद हो जाएगी। बस एक काम कीजिए, मस्जिद में यह ऐलान करा दीजिए कि कैदी नंबर 302 आदित्य मेहरा अपनी फांसी से पहले एक दिन के लिए किसी ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो अपनी रजामंदी से उसकी दुल्हन बने। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। पूरा कमरा खामोश था। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। आखिर कोई कैदी ऐसी मांग कैसे कर सकता है। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई औरत मान जाए तो उसे मत रोकिएगा, वरना मैं कोई और इच्छा नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे तुरंत फांसी क्यों ना दे दी जाए। उसकी आंखों में ऐसा यकीन था कि कोई भी ना नहीं कह सका। एसपी शेखावत ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, ऐलान करा देते हैं, मगर हमें यकीन है कोई नहीं आएगा। कौन लड़की ऐसी खतरनाक ख्वाहिश के लिए तैयार होगी। उसी शाम जेल के पास की मस्जिद से आवाज गूंजी, कैदी नंबर 302 आदित्य मेहरा अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो अपनी रजामंदी से उसकी दुल्हन बने, फांसी से पहले एक दिन के लिए। अगर कोई औरत अपनी इच्छा से सहमत हो तो वह जिला जेल से संपर्क करे। यह घोषणा पूरे लखनऊ में फैल गई, पर हमारे दिलों में शक था कि कोई आगे नहीं आएगा। हम में से हर किसी का ख्याल था कि कोई भी वधू ऐसी शर्त स्वीकार नहीं करेगा। आदित्य मेहरा कैदी नंबर 302 एक निम्न वर्गीय परिवार से था। न शोहरत न दौलत। उसे कौन वर स्वीकार करेगा। हमें यह सब एक ठट्ठे जैसा लगा। पर घोषणा के महज 1 घंटा बाद एक सिपाही हाँफता हुआ मेरे दफ्तर में आया। मैडम, जेल के द्वार पर एक लड़की वधू वेश में खड़ी है और उसके साथ एक पुरोहित भी है। यह सुनकर अरविंद शेखावत और मैं दोनों स्तब्ध रह गए। हम तुरंत बाहर निकले तो वहां करीब 17-8 साल की पतली सी लड़की सजी धजी खड़ी थी। लाल जोड़े में मेकअप हल्का, पर चेहरे पर गजब की ठहराव और अडिग हिम्मत थी। उसके साथ एक वृद्ध पुरोहित खड़े थे, हाथ में विवाह पंजी की पुस्तिका लिए हुए। अरविंद शेखावत ने कटाक्ष भरी आवाज में पूछा, यह क्या तमाशा है? यह लड़की कौन है? पुरोहित ने सम्मान से कहा, साहब, यह लड़की स्वयं मेरे पास आई थी। उसने कहा कि वह आदित्य मेहरा से विवाह करना चाहती है। मैंने समझाया कि बेटा, वह फांसी की सजा का कैदी है, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, पर वह इनकार कर देती। यह मेरा फैसला है, मैं उससे सच्चा इश्क करती हूं। उसकी बात सुनकर मेरे सीने में हल्का कांप उठना हुआ। जेल के आंगन में अजीब सी खामोशी छा गई। हमें भरोसा नहीं हो रहा था कि आदित्य के लिए कोई इतना परवाज कुर्बान करने को तैयार है, मगर नियम था कि कैदी की आखिरी मनमर्जी पूरी करनी पड़ती है, अतः हामी दे दी गई। पुरोहित को अंदर बुलाया गया। आदित्य को सेल से निकाला गया। दफ्तर में संक्षिप्त रस्मों के साथ उनका विवाह संपन्न कराया गया। शादी के बाद आदित्य ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, अब आपकी देहरी के मुताबिक मेरी वधू को मेरे पास भेज दें, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बस एक रात की बात है। उसका अजीब सा आग्रह सुनकर मैं हैरान रह गई। अरविंद शेखावत ने मत हिलाया। मैंने वधू को आदित्य के सेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। सोचा कुछ देर में वह खुद बाहर आकर जाएगी, किंतु समय बीतता गया और अंदर से मंद मंद फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं।
जैसे कोई ताला खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ी नजर डालकर अनसुना कर दिया और अपने दफ्तर लौट आई। रात गहरी हुई और फिर अचानक जेल की हवा एक छटपटाती हुई चीख से गूंज उठी। मैं भागकर आदित्य के सिल की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो वही लड़की वधू वेश में पड़ी हुई थी। घूंघट झुका हुआ, सांसें अनियमित, उसका तन कांप रहा था। मैं घबराकर पूछी, क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से आई थी, अब क्या बदला? वह दरकते स्वर में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां टिकना नहीं चाहती। मैंने कड़क लहजे में कहा, क्यों? मोहब्बत का जोश उतर गया या अंजाम का डर सताने लगा? पर वह मौन रही। उसके अंगों से कपड़ों के हिस्से मुट्ठियों में कसकर थमे थे और चेहरा भय से सुन्न सा था, मानो किसी भीषण स्वप्न से निकल कर आई हो। मैं दरवाजा खोलते ही उसे बाहर आने देती और वह बिजली सी बाहर भाग खड़ी हुई, बिना किसी शब्द के तेज कदमों से दूर चली गई। मैंने फिर सेल बंद कर दिया और थके हुए मन से अपने दफ्तर में बैठ गई। रात भर उलझने चली, फिर थकावट के कारण नींद आ गई। मुझे क्या पता था कि अगली सुबह एक आंधी आ रखी थी। तड़के सूरज उगते ही अरविंद शेखावत क्रोधित होकर मेरे पास आए। इंस्पेक्टर नेहा, तुरंत जाकर देखो, आदित्य कहाँ है? उन्होंने कड़ा स्वर निकाला। मेरा दिल धड़क उठा। मैं दौड़ी हुई पहुंची, दरवाजे पर जाकर आवाज दी, आदित्य बाहर आओ। पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। पसीने से माथा तर था। मैंने झांका। भीतर दीवार के पास किसी आदमी का मुंह नीचे करके लेटा हुआ मेला सा पड़ा था। दरवाजा खोला और जब मैंने उसे उठाया तो मेरी ही ठिठक गई। वही लड़की थी जो कल वधू बनकर आई थी, अब आदित्य के कपड़ों में बदली हुई बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांप गए। अरविंद भी भागकर आए और दृश्य देखकर चिल्लाए, ये कैसा खेल है? आदित्य कहाँ है? मैं कुछ बोल ना पाई। अरविंद दहाड़ उठे, तुम्हारी लापरवाही ने जेल का आदेश हिला दिया। एक फांसी प्राप्त कैदी फरार हो गया। मैं स्तब्ध थी, दिमाग ठटका हुआ। हमें एहसास हुआ कि आदित्य ने चाल चली, वधू के वस्त्रों में छिपकर भाग निकला था और यह लड़की शायद उसकी बदली हुई साथी बनकर जानबूझकर उसकी जगह बनी थी। जब वह होश में आई तो सुस्त पर दृढ़ स्वर में बोली, आप लोगों ने आदित्य के साथ अन्याय किया है, वह फांसी का हकदार नहीं। मैंने गुस्से में कहा, यह फैसला अदालत देगी। वह शांत मुस्कान देकर बोली, वक्त ही बताएगा, वक्त उसकी बेगुनाही साबित करेगा। अरविंद ने सख्त आदेश दिया, आदित्य की तुरंत तलाश करो, यदि हम उसे ना पकड़े तो परिणाम भयावह होंगे। जेल में हड़कंप मच गया। फांसी प्राप्त कैदी ने हमें छकमा दे दिया था। मैं भीतर गहरी शर्मिंदगी और बेचैनी में थी कि कैसे मैंने आंखों में धूल झोंकने वाले पर भरोसा कर लिया। अब एक ही राह बची, उस लड़की से सारा सच उघारवाना। आदित्य को ढूंढना संभव नहीं था। वह कई घंटे पहल